चुंबक की परिभाषा। चुंबक क्या होता है? अपन ने देखा है कि भाई लोहे की वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी लोहे की वस्तुओं को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित, उसको हम चुंबक कहते हैं। और चुंबक कितने प्रकार के? पहला है प्राकृतिक, दूसरा है जैसे ये दिखता है, ठीक है, प्राकृतिक। कौन सा चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। तो इसके बारे में समझते, देखो इसके बारे में अपन ये कह रहे थे कि एक सिटी है जिसका नाम है मैग्नीशिया। कौन सी सिटी है? मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया नाम की सिटी जैसे आपने पढ़ा होगा दूसरी में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान होता है 10। कितना होता है? 10। तो उसी मैग्नीशिया सिटी में एक बार की बात है, एक पहाड़ी नुमा संरचना है, पहाड़ है बहुत सारे, तो वहाँ पे एक गड़ेरिया गया। गड़ेरिया जैसा पेड़ चलाने जाते हैं, तो ऐसे गड़ेरिया है, वो यहाँ पे भेड़ चलाने गया, तो यहाँ पे भेड़ चली, तो उसके पैर में लोहे के शूज पहने हुए, कैसे थे? लोहे के, एक्सपेरिमेंट टाइप। वो पहाड़ी पे चढ़ गया। पता है वो जानवरों का ध्यान रखने के लिए ऐसे ऊंची जगह तक, ऊंची जगह पे जाते हैं जहाँ से वो सबको देख सके। तो यहाँ पे चढ़ गया। अब जब शाम का टाइम हुआ, चलने की बारी आई, तो ये खड़ा हुआ। तो जिसने जैसे इसने पैर आगे बढ़ाया, तो इसके पैर आगे नहीं बढ़ गए, तो इसको लगा इसके पैर चिपक जाए। क्या लगा? तो फिर इसने खूब सारे प्रयास किए, लेकिन इसका पैर ऊपर नहीं बढ़ा। तो फिर इसने क्या करा? शूज में से अपने पैर बाहर निकाले। जैसे ही बाहर निकाले, तो उसने देखा कि वो लोहे के जो शूज थे वो वही चिपके। फिर इसने पूरा प्रयास करा, पूरी ताकत लगाई, तो लोहे के शूज निकल गए। अब जैसे जैसे करके नीचे आया वो, फिर उसने वापस कोशिश करी, एक बार वापस ट्राई करी, फिर उसने वापस ट्राई करी, तो लोहे के शूज वापस चिपक गए। उसने सोचा क्या पता लोहे के शूज के साथ में ऐसा हो रहा होगा। तो उसने अब की बार क्या करा? दूसरा उसके बाद में लोहे की एक चढ़ ली, उस चढ़ को वहाँ पे टेस्ट किया, उसने देखा चढ़ भी चिपक गई, समझे? तो उसने सोचा कि तो कमाल हो गया। उसने गाँव वालों को बुलाया, गाँव वालों को सबको बिठाया, तो देखो जादू लगा। फिर उसने ऐसे चिपकाया, लोग इम्प्रेस हो गए। वास्तव में जानता है उसमें से ये होगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भाभी जैसा खड़ा हुआ है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। उसने किया, फिर उसको पकड़ कर मारा। लेकिन उनको लोगों को ये बात पता चली कि यहाँ के पहाड़ों में कुछ खास बात है, क्या? लोहे की चीजों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित। तो वहाँ के जो पहाड़ थे, वहाँ से पत्थर निकाला गया, और उन सभी पत्थरों में एक गुण पाया गया, क्या? लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना, आया ना? और वो जो पत्थर है वो एक आयरन का अलग फॉर्मेट है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है Fe3O4। क्या है भाई? ये जो पत्थर निकला है, ये कौन सी सिटी से निकला है? मैग्नीशिया से। कहाँ से निकला? इसीलिए इस पत्थर को नाम दिया गया मैग्नेट। क्या नाम दिया गया? तो मैग्नेट को मैग्नेट कहने के पीछे कारण समझ में आया, क्योंकि ये पत्थर है, तो ये पत्थर कहाँ से निकला है? मैग्नीशिया से, इसलिए इस पत्थर का नाम क्या है? मैग्नेट। अच्छा, ये पत्थर कोई अलग नहीं है, ये आयरन का ऐसा फॉर्मेट है जो अपन तो नहीं बना सकते जब Fe3O4 होता है। Fe का +4 स्टेट एक ही है, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेट। क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो उसका नाम क्या है? पहले तो बात तो उसका नाम है मैग्नेटाइट, रासायनिक नाम। और अगर फॉर्मूला पूछे तो Fe3O4। बोलो बात समझ में? ये प्रत्येक चुंबक अलग अलग बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई वायर है, उस वायर में अगर करंट भेजे, तो वो जो कुंडली बनी, उस कुंडली में एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा? चुंबक। ये जो चुंबक बना, ये कौन सा है? अपन ने करंट भेज के बनाया, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो तू कब से टाइम इसका क्या मिलेगा? तो पहला तो हो गया विद्युत चुंबक। एक और है, जैसे गैडालोनियम नाम का पत्थर होता है, कौन सा? तो गैडालोनियम जो पत्थर है, अगर उसको मैं बिजली के वायर के बीच में डालूं, तो वो भी बन जाएगा चुंबक। क्या बन जाएगा? चुंबक। ये हो गया गैडालोनियम। दूसरा एक नाम है अल्निको। क्या नाम है? एल्यूमिनियम निकल प्लस कोबाल्ट। ठीक, तो इसको भी अपन क्या करेंगे? एक वायर लेंगे, उसमें करंट भेजेंगे, उसके बीच में रख देंगे, किसको? अल्निको। तो ये भी क्या बन जाएगा? चुंबक। कहीं खास बात सुनो, ये दोनों चुंबक जो बनते हैं, ये स्थायी चुंबक है, मतलब इसके चुंबक को अपन कम नहीं कर सकते। जैसे सब मेरे पास में ये प्राकृतिक चुंबक है, इसको मैं रोज पटकूं या फिर इसको गर्म करूं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसका चुंबक क्या हो जाएगा? चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो चुंबक है, इनको कितनी बार गर्म करो, इधर से उधर कुछ भी करो, इनका जो चुंबकत्व है वो खत्म होना चाहिए। इसीलिए इनसे जो बना चुंबक है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और स्थायी भी है। तो बातें समझ में आ गई क्या? कि भाई चुंबक क्या होता है वो समझ में आ गया, चुंबक के प्रकार समझ में आ गया। तो एक बार ये नोट करो, फिर आगे बढ़ो।
से पत्थर आते हैं। आपने लिखा है क्या ये लिखा है, उसके नीचे वाला लिखना है सर। चुंबकीय क्षेत्र होती क्या है, इधर देखो, मान लो ये धन चुंबक, धन चुंबक जानते हो, नहीं जानते तो यहाँ मान लो। देखो चुंबक आकृति के आधार पर विद्युत भागों में बांटा जाता है, यानी आकृति के आधार पर चुंबक की प्रकार, ध्यान देना। एक चुंबक ऐसा होता है जो सीधा होता है, जिसे हम दंड चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड चुंबक कैसा होता है? सीधा। और ऐसा अमूमन अपने आसपास तो नहीं होता है, दुकान से लाना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, सीधा मिलता है मार्केट में। एक होता है घोड़े की नाल जैसा चुंबक, घोड़ा देखा, घोड़े के पैरों के नीचे एक नाल बांधा, नाल पता, कील से ठोकते हैं, घोड़े की नाल, वो ऐसा होता है। एक भाग होता है एन और एक भाग होता है एस। एक आपके स्पीकर के पीछे आता है, जो होता है वृत्ताकार चुंबक, को ऐसा होता है सर, जिस आकृति का होता है, आकृति का होता है, वो तो लोहे का है, वृत्ताकार, ये कुछ ऐसा होता है, ये ठीक। तो अपन कौन सा ले रहे हैं? ये वाला, कौन सा? दंड। अब ऊपर ये अपना दंड चुंबक, इसमें ये वाला भाग नॉट, ये वाला भाग साउथ। देखो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, पहले मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, फिर हम देखा जाएगा। जैसे मान लो अपन ने एक पेज लिया है भाई, और यहाँ पे अपन ने रख दिया दंड चुंबक, ये है अपना नॉर्थ पोल और ये है अपना साउथ पोल। एक दिशा सूचक यंत्र देखा होगा, देखा दिशा सूचक यंत्र, कंपास। तो मान लेते हैं अपन ने कंपास को यहाँ रखा, तो कंपास की जो सुई होगी वो इस तरीके से डायरेक्टेड होगी। जैसे ही हम इस पॉइंट पे पेंसिल से अगर मार्क करें, उसके बाद में यहाँ से दिशा सूचक यंत्र को उठा के यहाँ पर लेके जाए, इस प्रकार की यहाँ पे साउथ वाली नीडल आए तो ये नीडल ऐसी होगी। फिर वापस पेंसिल से मार्क करें और यहाँ से उठा के वापस इसको ले, और नीचे वाली जो साउथ वाली जो नीडल का साउथ वाला भाग है उसको यहाँ टच करेंगे तो नीडल ऐसी होगी, ठीक। फिर कंपास को यहाँ लेके जाएंगे तो वो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे लेके जाएंगे तो ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। इस तरीके से कंपास की नीडल चेंज होते होते यहाँ पे कैसे। तो जो कंपास की नीडल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? तो दिशा कैसे है? ऐसे। ऐसे में सारे एक्सपेरिमेंट करूँ, हर एक पॉइंट पे लेके जाऊँ तो जो रेखा बनेगी उनका स्वरूप हम यहाँ बता देते हैं। तो वो ऐसा बनेगा, एक रेखा यहाँ से यहाँ ऐसी जाएगी, तो इस वाले का कोई काम नहीं। समझ में आ गया? ये तो मैं बताया कि ऐसे करते हैं, जब करेंगे तो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ये वाला। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी, यानी ऐसे, ठीक। नॉर्थ से निकली और साउथ में, ठीक। जब ऊपर वाले हिस्से यानी बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है वहां पे बनाओगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक। नीचे वाले हिस्से में ऐसे। यहाँ तक बातें समझ। तो ये तो हो गया केवल बाहर का क्वेश्चन, कहाँ का? लेकिन जब मैग्नेट के ऊपर दिशा सूचक यंत्र रखोगे तो उसकी नीडल हमेशा ऐसी होगी, इसका मतलब वो लाइन ऐसे मिलती है। तो ये रेखा कैसे जाएगी? साउथ टू नॉर्थ। समझ में आई बात? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में खास खास बातें सुनो। पहला तो ये कि ये बाहर कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ, ठीक। अंदर कैसे जाती है? साउथ टू नॉर्थ, ठीक। दूसरा, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, काटेंगे, ठीक।
तीसरा, अब देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है लेकिन वापस अंदर भी तो आ रही है, तो ये बंद होगी। कैसी होगी? तो बंद वक्राकार होगी। कैसी होती है? बंद वक्राकार। ठीक। दूसरा मतलब मेन तो ये। ठीक। उसके अलावा ये काल्पनिक होती है। कैसी होती है? ठीक। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बात समझ में तो इससे रिलेटेड भी। ठीक है, याद रहेगा क्या? बाहर निकलती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर निकलती है साउथ टू नॉर्थ, कभी एक दूसरे को काटती है, बंद वक्र के रूप में होती है। ठीक। और काल्पनिक होती है। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? ज्यादा। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसके किसी बिंदु पर मान लो जैसे अपने 3 पॉइंट लेते हैं ए, बी और सी। कौन कौन से पॉइंट है? ए, बी और सी। तो इन तीनों पॉइंट पे अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, क्या देखनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो ये बताएं कि ए पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और सी पॉइंट पे अगर बनाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझिए, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र एंड पॉइंट्स। क्लियर? यानी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में अब सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। नेक्स्ट स्थानों की पूर्ति क्या आया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती? उस बिंदु पर क्या बताती? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये उस फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, लास्ट ईयर का मेरे तो दंड संबंध में मुख्य जैसे मान लो अपने पास में कोई ये सतह है और वो इस सतह से मतलब एक ठोस सतह है। दंड चुंबक देखा सकते मान लो ये अपने पास दंड चुंबक, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है, कैसा है? नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव। एक बार देख लेते, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। अगर मान लो यहाँ पे मैं बीच से इसको काट दूं और ऐसे लटका दूं तो ये धीरे धीरे तो पहले घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। ये घूमने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तो इसका एक हिस्सा भौगोलिक उत्तर की ओर रुकेगा और एक हिस्सा भौगोलिक दक्षिण की ओर रुकेगा। ये परमानेंट है। कभी भी दंड चुंबक को देंगे, दंड चुंबक की बात, जब इसको स्वतंत्रता तो वो लटकेंगे तो ये घूमेगा पहले, घूमने के बाद में एक समय के बाद में ये क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसका एक हिस्सा बताएगा कि उत्तर दिशा का है, दूसरा हिस्सा बताएगा कि दक्षिण दिशा। तो ये इसका गुण होगा क्या? कि जब दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है ऐसे तो ये रुक जाएगा। एक हिस्सा जो इसका रुकेगा तो भौगोलिक उत्तर की ओर रुकेगा। कौन सा रुकेगा? तो जो हिस्सा इसका भौगोलिक उत्तर दिशा में रुकता है उस हिस्से को अपन कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? और जो हिस्सा भौगोलिक दक्षिण की ओर रुकता है, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल, अपनी प्रकृति में अपने हिसाब से जो उत्तर में वो भौगोलिक दक्षिण। तो इस चुंबक का वो हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी। मेरी बात समझ में आई? दक्षिण। ठीक। तो पहला को समझ में आ गया दंड चुंबक का। इधर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते तो इसका एक हिस्सा भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरता है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और एक हिस्सा भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी। दूसरी बात, अब ये अपने पास में दंड चुंबक है। अब इसके अंदर दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब ध्रुव जो अपने को लगता है कि किनारों पर होगा, अपने को क्या लगता है? किनारों पर। तो वास्तव में ये किनारों पे होता नहीं है, ये कुछ अंदर की साइड में थोड़ा इस तरफ होता है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहे हैं ए और बी, ये वास्तव में इसके ध्रुव है। ठीक है, इसके वास्तव में ध्रुव। जैसे मान लेते हैं कि ये दो दंड चुंबक है, इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो तो है अपने पास कैपिटल है, लेकिन जो ध्रुवों के बीच की दूरी है ये वाली, इसको अपन कहेंगे 2a। समझिए? तो चुंबक की लंबाई कितनी है? चुंबक की
लंबाई। चुंबक की लंबाई मान लेते हैं अपने पास में कैपिटल N है, और ये 2L क्या है? ध्रुवों के मध्य की दूरी। क्या है? ध्रुवों के मध्य की दूरी। और ये ध्रुवों के मध्य की दूरी है, इसी को हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावकारी। और जो प्रभावकारी लंबाई है उसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? 2L से। समझ गए? इन दोनों में फर्क है। 2L बड़ा है कि कैपिटल L बड़ा है? कैपिटल L बड़ा। तो 2L जो होगा वो कैपिटल L का 5/6 ये होगा। समझ गए? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि A और B में क्या ध्रुव है? क्या है? तो इन ध्रुवों के आकर्षण करने और प्रतिकर्षण करने की एक क्षमता होती है, जिसे अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? क्या होगा? 5/6। ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये मैंने नहीं किया। जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई ध्रुव कितने डिस्टेंस पर है, तो उन्होंने इन दोनों का अंतर निकाल के देखा कि भाई तो कैपिटल M है उसका अंदर 5/6 का भाग दे तो डिस्टेंस आएगी कम, क्योंकि भाग ज्यादा का दे रहे हैं, मान क्या आएगा? कम। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए देखोगे तो 8.82 के समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर है तो ध्रुवों के बीच की दूरी होगी 82 सेंटीमीटर। समझ गए? भाग देके देखते हैं कितनी आएगा। अगला, ये जो स्मॉल m दिख रहा है ये क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। तो ध्रुव सामर्थ्य क्या वो थोड़ा समझ लेते हैं। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बार-बार किसी को नहीं कहूंगा कि भाई ऊपर करो। ध्रुव सामर्थ्य क्या है? कि भाई किसी भी धन चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, हर ध्रुव की एक आकर्षण करने की क्षमता है या प्रतिकर्षण करने की क्षमता है, इसे हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। क्या कहते हैं? ठीक। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, कौन सा मात्रक? ऐसा वो होता है एम्पीयर इंटू मीटर। क्या होता है? एम्पीयर इंटू मीटर। इसका वैसे या तो डाउट नहीं। तो जैसे अपन ने याद होगा तो दो आवेश देखे थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच की दूरी थी 2L। आया ना? उसे अपन ने द्विध्रुव बोला था। क्या बोला था? तो ये चुंबक है, उसको क्या बोला था? द्विध्रुव। तो जब द्विध्रुव था तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण था कि नहीं था? और वो क्या था? आवेश और उनके बीच की दूरी। तो ये चुंबक है, इसमें क्या ध्रुव, तो इसका क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। क्या होगा? अब वो किसके किसके गुणा के बराबर होगा? एक तो उसके ध्रुव सामर्थ्य और एक उनके बीच की, तो उसे हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या? चुंबकीय आघूर्ण। अगला पॉइंट है दोनों के बारे में देख लेते हैं। ताकि पहले जैसे ध्रुव सामर्थ्य की बात करते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी हो तो जैसे हम कह सकते हैं किसी चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्षमता को क्या कहते हैं? ध्रुव सामर्थ्य। दूसरा क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि भाई जो अपने पास में दंड चुंबक है उसका एक ध्रुव सामर्थ्य ले और उनकी प्रभावकारी लंबाई ले, उनका अपन क्या करेंगे? गुणा। उसे अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय। और क्या करेंगे? इसी दंड चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? स्मॉल m। इधर लिखा है ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m तथा प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता। इसका मतलब सूत्र क्या हो गया इसका? चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव सामर्थ्य गुणा में प्रभावकारी क्यों? प्रभावकारी लंबाई। ठीक है,
इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं कैपिटल M बराबर m.2L। तो मात्रक देखो क्या आएगा, इसका मात्रक है एम्पीयर इंटू मीटर, ये लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका तो एम्पीयर इंटू मीटर, गुणा में वापस मीटर, तो एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? जब अपन किसी दंड चुंबक को लटकाते हैं तो इसका एक हिस्सा भौगोलिक उत्तर की ओर जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव, एक भौगोलिक दक्षिण की ओर जाता है उसे अपन क्या कहते हैं दक्षिण ध्रुव। ठीक, तो ये तो इसका गुण हो गया, दिशा सूचक गुण है। अब हम बात करते हैं दंड चुंबक की, तो दंड चुंबक के अंदर दो लंबाई है, एक तो है उनके ध्रुव जो कि थोड़े अंदर की ओर धसे होते हैं, एक होती है उस मतलब ध्रुव जो होते हैं, एक तो उनके ध्रुवों के बीच की दूरी है जो कि होती है 2L से प्रभावकारी लंबाई है, एक होती है इसकी वास्तविक लंबाई। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, फर्क को हम ऐसे समझ सकते हैं संबंध के हिसाब से। ठीक, अब ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है जो हमने लिखा है कि भाई ये जो स्मॉल m ये ध्रुव सामर्थ्य है, ये बताएगा कि भाई उस चुंबक की क्षमता क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता क्या है, वो क्या बताता है ध्रुव सामर्थ्य। इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, बस इसका एक मात्रक है वो याद रखना है, एम्पीयर इंटू मीटर, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो लिख दिया मैंने परिभाषा कि किसी दंड चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है, ध्रुव सामर्थ्य। फिर इसी ध्रुव सामर्थ्य से इसका निकल, जैसे अपने आवेश था द्विध्रुव था, द्विध्रुव में माइनस की प्लस की के बीच की दूरी 2L थी, तो वहां से अपने द्विध्रुव आघूर्ण निकाला। वैसे यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य है तो उसी से चुंबक का निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण, तो ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। वो क्या होगा भाई, दंड चुंबक में दो ध्रुव है, एक तो दो ध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव ले लो और उनके बीच की दूरी ले लो, उनका गुणा कर दो, वो क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। एक चुंबकीय आघूर्ण अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने कहा था धारा और क्षेत्रफल का गुणा चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण दो से होता है, अगर मान लो एक कुंडली है उसमें भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, एक अपने पास में दंड चुंबक है उसमें भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो धारावाही कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण होता है वो तो धारा और क्षेत्रफल का गुणा होता है, लेकिन दंड चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण उसके ध्रुव सामर्थ्य और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल होता है। बात समझ में आई? तो हेडिंग डाल दिए, इसमें लिखो क्या लिखोगे, चुंबक में है उसके अंदर दो बातें पढ़ी, एक तो पढ़ा ध्रुव सामर्थ्य, दूसरा पढ़ा हमने चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। मान लो अपने पास में जो दंड चुंबक है ये, ठीक है, इसमें यहाँ का ध्रुव सामर्थ्य है स्मॉल है, यहाँ का भी ध्रुव सामर्थ्य। अब हम इसको काटें, एक तो काटे हम लोगों, जैसे हम इसके दो हिस्से कितने हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा बचेगा ये और दूसरा हिस्सा बचेगा। काटने के बाद में जो दो हिस्से बने, ये वाला इसके अंदर भी ध्रुव उत्पन्न होगा और इसके अंदर भी होगा, ठीक, और इस वाले में भी होगा ये स्मॉल m। पहले ध्रुव सामर्थ्य कितना था स्मॉल, वापस ध्रुव सामर्थ्य क्या हुआ, क्या इसके ध्रुव सामर्थ्य में कोई फर्क पड़ा, इसको और आगे काटा, तो ये वाला है इसको वापस काटा, इसके वापस कितने हिस्से हो गए, इसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m और इधर वाले का भी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m, इस वाले का भी स्मॉल m और इस वाले का भी। सिमिलर अगर इसको भी काटें तो यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m। इसका मतलब ये है इधर किसी दंड चुंबक को लंबवत काटा जाए तो उसके ध्रुव सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब दंड चुंबक को लंबवत काटा जाए, कैसे काटा जाता है, लंबवत काटा जाता तो ध्रुव सामर्थ्य में कोई परिवर्तन ठीक। केस नंबर 2, अब की बार मान लो मेरे पास में दंड चुंबक है, कॉमन में अगर मुझे लगा कि ज्योतिष में कभी डोली को फंस गया, अब की बार हम क्षैतिज काटें, कैसे करते हैं, ठीक है, इस तरीके से काटेंगे तो हमारे पास में कोई हिस्से बचेंगे, ऊपर वाला और एक नीचे वाला।
आपकी बार इसके ध्रुव सामर्थ्य में परिवर्तन होगा। क्योंकि मैंने आधा भाग काटा है तो m/2 और ये वाला भी हो गया m/2, इधर वाले में भी m/2, ये वाला भी m/2। तो अगली बार हमने जो काटा वो सहजीज काटा। कैसे काटा है? सहजीज काटने पर इसके ध्रुव सामर्थ्य में परिवर्तन आता है। आ रहा है ध्रुव सामर्थ्य आधा हो गया, आधा काटोगे तो आधा। अगर मान लो इसको ऐसे काटा, एक हिस्सा 1/4 और एक हिस्सा 3/4, तो जिसको 1/4 में काटा है उसका ध्रुव सामर्थ्य m/4 हो जाएगा, ऊपर वाले का 3m/2। इसका मतलब जब दंड चुंबक को कैसे काट रहे हैं बार सहजीज, जब दंड चुंबक को सहजीज काटा, सहजीज काटा जाता तो चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन होता है। चुंबकीय आघूर्ण ध्रुव सामर्थ्य में परिवर्तन, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन है। आगे अगर हम दंड चुंबक के अंदर हिस्से देखें, जैसे मान लो अपने पास में दो दंड चुंबक है, एक का उत्तरी ध्रुव है और एक का दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ और साउथ। तो ये समान ध्रुव है। अगर इनको पास में लेंगे तो इनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? यानी समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? ठीक है। जैसे मान लो अगर इधर साउथ होता और इधर भी साउथ होता तो क्या होता है इनके मध्य? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये भूल जाएंगे, कैसे जाएंगे? ठीक, तो इसका मतलब है कि समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? समान ध्रुवों ये क्या होता है? प्रतिकर्षण। लेकिन मान लो असमान ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, साउथ और ये नॉर्थ, तो इनके बीच में क्या होगा? इसका मतलब समान ध्रुवों, असमान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? असमान ध्रुवों के मध्य आता है। ठीक, ये बेसिक बात है। वापस देखिए कि जब दंड चुंबक को लंबवत काटा जाता है तो ध्रुव सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसको क्षैतिज काटेंगे तो ध्रुव सामर्थ्य उसका परिवर्तित होगा अकॉर्डिंग टू किस साइज में काटा है। फिर वही समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच नोट क्या लिया? एकल ध्रुव रास्ते दोनों, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अब हम यहाँ से चुंबक के फ्लक्स पहले समझ लेना, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र देखो, अपन वो प्रश्न रखते हैं, जैसे मान लो ये अपन ने प्रश्न रखा तो यहाँ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा करनी है? 4, तो पता चले 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? 4। प्रश्न कैसा लंबवत है, तो लंबवत हो तो सीधी सीधी संख्या भी मिल जाती है। लेकिन मान लो प्रश्न कैसा है, अब बड़ा प्रश्न करो, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे चुंबकीय फ्लक्स निकालना तो पहले मैं देखूंगा सही, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये है, इनके बीच में कौन क्या है? तो वैसे भी पहले पढ़ रखा था अपन ने, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है जैसे उसमें विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र,
हाँ, अगर क्षेत्र रेखा पास पास होती तो ज्यादा जाती, और अगर पास पास होती तो इसका मतलब घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। कहने का मतलब ये बी पे डिपेंड करता है। अगर बी ज्यादा होता तो ये पास पास होती तो ज्यादा क्षेत्र रेखा होती, कहना मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अगर बी ज्यादा है मतलब रेखा ज्यादा होगा, समझ गए। दूसरा है इसका क्षेत्र, इसका मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो सीधी बात है, ज्यादा क्षेत्रफल तो ज्यादा रेखा गुजरेगी, मतलब ज्यादा। और एक अपन ने पढ़ा था कॉस थीटा, याद होगा पहले भी पढ़ा था। इन तीनों पे डिपेंड करता है चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई समानुपाती क्या हो जाएगा, अगर मैं समीकरण 1 2 3 से तो फाई भी समानुपाती बी ए कॉस, जब इसको बराबर करने जाते हैं तो क्या है, ये था फाई बी बराबर के बी ए कॉस, और हमको पता है कि हमें के का मान एक ही मिलता है, इसलिए हम फाई बी से बराबर लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। क्योंकि हमको पता है ये भी एक सदिश राशि है और ये भी क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सदिश डॉट ए सदिश, डॉट का मतलब होता है कॉस, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक तरीका और कर सकते हैं क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय ये किसका अदिश गुणनफल है, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का क्या है अदिश गुणनफल। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का क्या होता है का अदिश गुणनफल होता है। कैसा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। और एक परिभाषा जो मेन वो यही कि इसमें लंबवत रेखा पृष्ठ उससे कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे लंबवत पृष्ठ गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसमें कोई डाउट, मतलब समझ में आया कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसमें प्लस लगा, उसमें कितनी क्षेत्र रेखा गुजरेगी, उसे तो क्या कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। वो सारी बातें जो मैंने पहले बताई, भाई क्षेत्र रेखा पास पास में गुजर जाएगी, दूर दूर है तो कम जाएगी, इसका मतलब कि भाई पास पास का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा, दूर दूर है मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम, इसका मतलब डिपेंड कर रही है। दूसरा एरिया, अगर ये बड़ा होता तो संख्या ज्यादा जाती, और ये अगर छोटा होता तो संख्या कम होती, जिसका मतलब क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। बाकी कॉस थीटा, अगर थीटा 0 हो जाए तो ज्यादा जाएगी, थीटा थीटा करेंगे ऐसे, जैसे जैसे थीटा करेंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्या होती जाएगी, जो तो पहले कर रखा। अब बात करते हैं इसके ऐसा ही बात करते हैं, ध्यान रखो ऐसा ही बात। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका ऐसे मात्रक होता है टेस्ला, और ये क्षेत्रफल है, इसका ऐसे मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, ठीक। इसके जस्ट बाद एक टॉपिक और होता है, जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें पता है गाउस का नियम पढ़ा था, वो विद्युतिकी में गाउस का नियम, इसमें ऐसे चुंबकत्व में भी किसका होगा, गाउस का नियम। तो ध्यान देना किसके अंदर गाउस का नियम पढ़ेंगे, तो चुंबकत्व में गाउस का नियम, ध्यान देना चुंबकत्व में। कुछ लोग साथ साथ लिखते हैं, वो थोड़ा बंद कर देना। ठीक, मतलब वही है, थोड़ा सा कि भाई ये अपने पास नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगी। यहाँ भी मैंने एक प्रश्न बना दिया, तो यहाँ से क्षेत्र रेखा कितनी जाएगी, 4। अब ये 4 जा तो रही है, मतलब आउट हो रही है 4, लेकिन ये घूम फिर के वापस आएगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि बंद वक्र में होती है। कैसी होती है, जैसे एक पॉइंट पे अपन ने देख लिया बाहर कितनी निकली,
जितनी बार निकली उतनी वापस एंटर करेगी, यानी बार बार जाएगी, बार बार आएगी, यानी जाने वाले में और आने वाले में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब उसके फ्लक्स में कोई अंतर तो चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। तो ये चुंबकत्व के गाउस का नियम यही कहता है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में रखिए बंद पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स और नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है? शून्य होता है। मतलब समझो, देखो जैसे तो लिखते हैं 5b, तो 5b क्या होना चाहिए? 0। ये चुंबकत्व का गाउस का नियम है। और 5b हम कैसे लिखते हैं? b cos थीटा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? b cos थीटा बराबर 0 आया ना। और अगर मान लो कोई वो छोटा वाला राशि होती है तो भाई छोटा क्षेत्रफल ds है, तो उस केस में ऐसे लिखते हैं समाकलन ऑफ b सदिश डॉट ds सदिश बराबर, तो ये चुंबकत्व के गाउस का नियम समझे? मतलब सुनो थोड़ा यहाँ से देखो, ये कौन सा आवेश है? प्लस, ठीक, ये कौन सा आवेश है? माइनस। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ठीक, ऊपर देखो तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी जा रही है? 1 2 3 4 जा रही है, तो केवल जा रही है, वापस आ रही। इसका मतलब इसमें केवल जाने वाली है, आने वाली नहीं है। तो इसमें आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं चुंबक बनाता हूँ, जैसे मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ, यहाँ पर स्ट्रेट है, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, सॉरी ये नॉर्थ टू साउथ जाएगी ऐसे, और अंदर कैसे जाएगी? ऐसे आया। तो ये जितनी जा रही है उतनी वापस आएगी, बंद में जितनी जाएगी उतनी वापस घूम के आएगी। समझ गए? इसका मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग में कोई अंतर नहीं है। समझ गए? आने वाला फ्लक्स मतलब गुजरने वाली संख्या है, ऐसे देखो। फ्लक्स का मतलब एक्चुअल में क्या होता है समझो, भाई चित्र रेखा तो है, लेकिन दो रेखा है, एक है आने वाली और एक है जाने वाली। तो एक है जाने वाला फ्लक्स और एक है आने वाला फ्लक्स। इस वाले में केवल जाने वाला फ्लक्स है, आने वाला फ्लक्स वापस नहीं जाएगा। तो इसमें केवल जाने वाला फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स 0, तो उनका जो अंतर होगा वो होगा नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का मतलब क्या है? आने वाला और जाने वाले का अंतर। नेट का मतलब क्या होता है? आने वाला और जाने वाला उनका अंतर कितना। तो इसमें देखो, इसमें जाने वाला जितना फ्लक्स है, आने वाला नहीं है, तो इसमें केवल जाने वाला है। जैसे मान लो इसमें से 4 गई, कितनी गई? 4। तो जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? 4। आने वाला वही है, तो अंतर कितना होगा? 4 - 0 4, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 4। लेकिन अगर मैं वो बनाता तो उसमें निर्गत यानी जाने वाली कितनी थी? 4, वापस 4 आ रही है, तो अंतर कितना होगा? 0। इसीलिए वो कहते हैं कि नेट फ्लक्स क्या होता है? बात समझ में? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्राकार में होती है, इसीलिए इसका नेट फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है।